Friends, welcome in Philosophy School of India. My name is Tilak Sharma and this is our second class on the topic fallacies. Okay, in this class we will learn fallacies of relevance. So what are fallacies of relevance? Fallacies of relevance are the most frequently encountered fallacies. Okay, in our day-to-day life, in our we encountered most this type of fallacies. जब हम भी कोई जिस तरह का हम कोई आर्टिकल रीड करते हैं या फिर जब हम कोई न्यूज़ देख रहे होते हैं या फिर कोई पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं तो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में इस फॉलो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इन दीज पॉलिसीज द प्रेमिसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर सिंपली नॉट रिलेवेंट टू द कंक्लूजन. दोस्तों आपको बताया था कि जो प्रेमिसेस होती हैं वो ग्राउंड होती हैं, वो सपोर्ट करती हैं हमारे कंक्लूजन को. ठीक है, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ ऑफ रिलेवेंस की जो प्रेमिसेस होती हैं वो जो हमारे कंक्लूजन उससे रिलेवेंट नहीं होती हैं. हाउएवर दे आर मेड टू अपीयर टू बी रिलेवेंट. ऐसा लगता है हमें देखने में, पढ़ने में या फिर सुनने में कि जो प्रेमिसेस हैं वो रिलेट कर रही हैं मगर रिलेट नहीं करती हैं, इसलिए इसको काफ़ी डेंजरस ही बोला जाता है. ठीक है, 7 तरह की पॉलिसीज होती हैं. अपील टू द पॉपुलेस, अपील टू द इमोशन, रेड हेरिंग, स्ट्रॉमैन, अटैक ऑन द पर्सन, अपील टू द फोर्स एंड मिसिंग द पॉइंट. ठीक है, जब इन सबको समझेंगे तो अपने आप हमें इसका बेटर मतलब समझ में आ जाएगा. सो अपील टू द पॉपुलेस का मतलब क्या होता है? अपील टू द पॉपुलेस का जो ग्रीक वर्ड है वो है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम. It is an informal policy in which the support given for some conclusion is an appeal to popular belief. ठीक है, appeal to popular belief. Attempt to win popular assent to a conclusion by arousing the feelings of the multitude. दोस्तों इस पॉलिसी में क्या होता है कि बजाय एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के, बजाय अपने कंक्लूजन को सही तरीके से प्रूफ करने के, टारगेट किया जाता है फीलिंग्स को. क्योंकि आपको पता होगा हमारी कई सारी फीलिंग्स के साथ, कई सारे बिलीव्स के साथ हमारे कह सकते हैं इमोशंस जुड़े होते हैं, है ना. तो बजाय एक अच्छा आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के इन फीलिंग्स को, इन बिलीव्स को टारगेट किया जाता है. जैसे पेट्रियोटिज्म इज़ वन कॉमन कॉज अबाउट विच इट इज़ ईजी टू स्टिर इमोशंस. And we know that terrible abuses and injustices have been perpetrated in the name of patriotism. हमने काफ़ी बार देखा है कि देशभक्ति के नाम पर, पैट्रियोटिज्म के नाम पर कई सारे लोगों को ना इन्फ्लुएंस कर सकते हो इजीली, उनसे कई सारे काम करवाए जाते हैं जो गलत भी होते हैं कई बार. इसका एक बेटर एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा ISIS. इनसे बोला जाता है कि आप बहुत सही कर रहे हो, आप देश के लिए अच्छा कर रहे हो वगैरह. तो कई बार पैट्रियोटिज्म के नाम पे, इन चीज़ों के नाम पर फीलिंग्स को एंड बिलीव्स को टारगेट करके जो एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया जाता है. ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से जो उनका कंक्लूज़न है उसको प्रूफ नहीं कर रहे हों, कैसे भी उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वो सिंपली अपनी बात रखने के लिए आपकी फीलिंग्स को टारगेट कर रहे हैं. देर आर ए लॉट ऑफ रिलीजन लीडर्स यूजिंग दिस पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. ठीक है, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी क्या करते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए वो सीधा आपको सामने गॉड को रख देंगे, गॉड को टारगेट कर देंगे कि देखिए भगवान ने ऐसा कहा है या किसी ग्रंथ में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है. ठीक है, बजाय कि अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के वो हमारे बिलीफ को टारगेट कर देते हैं. ठीक है ना, वो गॉड को लेके, जो स्क्रिप्चर को लेके जो है बिलीफ है, उनको टारगेट किया जाता है बजाय कि उस आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करें लॉजिकली. फाउंड इन कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग अ लॉट लाइक एड्स ऑफ पान मसाला, ये मेरा फेवरेट था एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है. इज एसोसिएटेड विद सक्सेस एंड लग्जरी. आपने अक्सर देखा होगा जो टीवी में पान मसाला के ऐड आते हैं, लाइक कहते हैं ना पहचान कामयाबी की, तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और रजनीगंधा, और दूसरा आता है एक और बोलो जुबां केसरी, एकदम सब लोग खुश से आते हैं उसको खाते. तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स को ही तो टच किया जा रहा है. और फेयर एंड लवली का ऐड देख लीजिए, क्या होता है कि जो लड़की होती है वो पहले उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, वो जॉब के लिए जाती है, उसे जॉब नहीं मिलती, कोई ढंग का पार्टनर नहीं मिलता, लेकिन जैसी फेयर एंड लवली यूज़ करती है उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर होता है, उसको अच्छी जॉब मिलने लगती है, अच्छे ऑफर्स आने लगते हैं, उसको अच्छे पार्टनर. तो ये सब क्या है, एक जो कमज़ोरी थी, जो फीलिंग थी, उसको लेकर के आपने सीधा उसको टारगेट कर दिया, बजाय ये कहने के, ये आर्ग्यूमेंट देने की प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, आपने सीधा फीलिंग्स को टारगेट कर दिया. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटम एट पॉपुलम में, अपील टू द पॉपुलेस में, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के बजाय फीलिंग्स को टारगेट, बिलीव्स को टारगेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है अपील टू द पिटी.
एड मिसेरिकॉर्डियम, ये इसका ग्रीक मतलब है। ग्रीक है या तो लैटिन है शायद से, याद नहीं आ रहा है, या तो ग्रीक होगा या लैटिन है शायद से। ठीक है। A policy in which the argument relies on generosity, altruism or mercy rather than on reason, also known as argumentum misericordiam. The Latin word misericordium literally means merciful heart. This policy is the emotional appeal to the pity. होता क्या है, कई बार से आप देखिए कि हम इसको रोड रेजेस में काफ़ी देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको काफ़ी कोर्ट केसेस में भी हम देखने को मिलता है कि जब कोई क्राइम हो जाता है, जब कोई कह सकते हैं झगड़ा हो जाता है, तो उसमें मैक्सिमम क्या बोलते हैं कि छोड़ दीजिए सर, बहुत गरीब आदमी है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे आया है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के बजाय वो एक इमोशनल अपील कर रहे हैं, है ना। प्लीज़ सर, और बहुत दुखी हूँ सर वगैरह वगैरह, मेरी तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तो बजाय प्रूफ करने के कि आपकी सिचुएशन है, उसको लॉजिकली प्रूफ करने के, आप एक मर्सीफुल हार्ट के लिए अपील कर रहे हैं। When the premises of an argument boil down to no more than an appeal to the merciful heart, the argument is plainly ad misericordiam and fallacious. ठीक है। जब प्रेमिसेस आपके कंक्लूजन को डायरेक्टली लॉजिकली सपोर्ट करने के बजाय आप एक अपील करते हो मर्सीफुल हर्ट की, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका फॉलेशियस होता है। और फॉलेसी कौन सी है? एड मिसेरिकॉर्डियम, अपील टू पिटी। What is special about this variety is only that the emotions appealed to are of a particular kind. जो यहाँ पर हमने पिछली जो हमने इमोशंस पे अपील देखी थी, वो हमने देखा था कि वो बिलीव्स को हमारे टारगेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मर्सीफुल हर्ट की अपील की जा रही है, जनरसिटी एंड मर्सी की अपील की जा रही है। In some situation, it is okay, like putting circumstances of a criminal when he committed the crime should put before the court. दिस इज़ नॉट फॉलिसी। कई बार क्या होता है कि जो क्राइम होता है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किया हो जाता है, लाइक सेल्फ डिफेंस में हो गया, या फिर हो सकता है कि किसी और कारण से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट होता है जो क्राइम हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस थे, ये कोर्ट के सामने रखना जरूरी थे, ये पॉलिसी नहीं है। कोर्ट के सामने सर्कमस्टेंसेस रखना पॉलिसी नहीं है, बट द पॉलिसी इज व्हेन कोर्ट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दो सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जब कोर्ट उन सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, वो जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, उनके बेस पे डिसीजन ले लेती है, उसे कहते हैं पॉलिसी। ठीक है। बजाय कि एक अच्छे आर्ग्यूमेंट को सुनकर और एक लॉजिकली चीज़ों को समझकर एक पैटर्न में रख करके अपना फैसला सुना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सर्कमस्टेंस को, उस इमोशन को मान लिया, एक बेस मान लिया और उस पर फैसला सुना दिया, तो वो पॉलिसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या है? ए पॉलिसी इन विच अटेंशन इज डेलिबरेटली डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द इशू अंडर डिस्कशन। Red herring is a fallacious argument whose effectiveness lies in distraction. कई बार क्या होता है, इसको हम देखते हैं डिबेट्स में और जीडी ग्रुप डिस्कशंस में। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई कह सकते हैं कि कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए, या फिर कुछ चीज़ नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, बात कहीं और थी उसे कहीं और ले जाते हैं। या आपने कई बार देखा होगा जिस टाइम पे डिबेट्स होती हैं, जब पॉइंट नहीं होता तो उस जो पॉइंट था उसे डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा पॉइंट रख दिया जाता है। इन मैनी कंटेक्स्ट एनी डेलिबरेटली मिसलीडिंग ट्रेल इज कॉमनली कॉल्ड रेड हेरिंग। ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, ए प्रोस्पेक्टस इशूड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स इन अ कंपनी अबाउट टू गो टू पब्लिक which tells much about the company but not the prices of its shares. It is also called a red herring. कई बार देखा होता है फाइनेंस के वर्ल्ड में, जिस टाइम पे पब्लिक के सामने अपनी कंपनी के जो जितने प्रोस्पेक्टस होता है उसे रखा जा रहा होता है, तो बजाय ये बताने के कि कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो क्यों गिर रहे हैं, कंपनी की हालत इतनी ख़राब क्यों चल रही है वगैरह चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय जो कि मेन टॉपिक होते हैं, वो बात करते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या नई डील की है, हमारी कंपनी ने क्या नई तरह के स्ट्रेटजीज़ है, हमारी क्या नई कह सकते हैं कि हमने क्या एक विज़न है वगैरह, वो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बात होनी चाहिए थी कि इसके शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, इसका
क्या कंपनी इस टाइम पे क्यों इतनी गलत परफॉर्मेंस कर रही है, वो इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ ले आते हैं कि कंपनी ने क्या नई स्ट्रेटजीज बनाई, कौन सी नई डील साइन की। तो क्या लगता है सुनने में, अरे वाह कंपनी तो बहुत ही अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, एक रेड हेरिंग क्रिएट करी। हमारा टारगेट था बात करना इस टॉपिक पे, इसे डिस्ट्रैक्ट करके इस टॉपिक पे ले आए। ठीक है, ये एक रेड हेरिंग है। एंड सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का। ये कह सकते हैं फॉलिसी नहीं है, लेकिन रेड हेरिंग का एक बहुत अच्छा यूज़ है, मेरा फेवरेट था यहाँ पर इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इंडियन गवर्नमेंट डाइवर्ट द फोकस ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस टुवर्ड्स इंडो पाक बॉर्डर्स बाय क्रिएटिंग सम वॉर लाइक सिचुएशन, एक्सक्यूज मी, एंड इन पोखरण completed their test. दिस इज नॉट अ पॉलिसी बट अ ग्रेट यूज ऑफ रेड हेरिंग। आपको पता होगा कि जिस टाइम पे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने नज़र रखी थी इंडिया के ऊपर उस टेस्ट को लेकर के। इंडिया ने क्या किया था कि इंडो पाक जो हमारे जो इंडियन पाक जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉर होने वाला है। तो इनका इंटेलिजेंस का जितना भी जो फोकस था वो यहाँ से उठ करके, जो हमारा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। ठीक है, और हमने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपना टेस्ट पूरा किया। तो इनका अमेरिकन इंटेलिजेंस का टारगेट क्या होना चाहिए था, टेस्ट। हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रैक्ट करके बॉर्डर्स पे ले आए और पीछे से अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसे पॉलिसी तो नहीं कहेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन रेड हेरिंग का बहुत अच्छा यूज़ था, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन को समझना बहुत ध्यान से ज़रूरी है। स्ट्रॉमैन क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट सो इट इज़ ईजी टू रिफ्यूट। कई बार क्या होता है कि जो हमारा अपोनेंट है ना, वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देता है या फिर हम खुद एक ऐसा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसको रिफ्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बजाय उस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करने के हम क्या करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे कहते हैं एक स्ट्रॉमैन को टारगेट करना। आपका आर्ग्यूमेंट कुछ और था, उसको पलट करके कुछ और बना दिया गया और फिर उसको टारगेट किया क्योंकि उसको टारगेट करना ईजी था। ठीक है, इट इज़ वेरी मच ईजियर टू विन अ फाइट अगेंस्ट अ पर्सन मेड ऑफ स्ट्रॉ देन अगेंस्ट वन मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो इसका जो कहावत है इस तरीके से चलती है कि ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी कह सकते हैं पर्सन को हराना जो कि स्ट्रॉ का बना है। स्ट्रॉ हमें पता है ना कितनी वीक होती हैं। ऐसे किसी इंसान को हराना जो कि स्ट्रॉ का बना है बहुत ईजी होता है, बजाय के ऐसे किसी को हराना जो कि फ्लैश एंड ब्लड का बना है। इसका सिंपल मतलब यही है कि जो आर्ग्यूमेंट था उसे कमज़ोर करके रिप्रेजेंट किया जाता है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसका, और फिर उस आर्ग्यूमेंट को टारगेट कर दिया जाता है। दिस पॉलिसी रिजल्ट्स व्हेन वी अडॉप्ट मोस्ट एक्सट्रीम व्यू पॉसिबल दैट every act or policy of a certain kind is to be rejected. Example, if we say someone you have some mental issue, अगर हमने किसी से कहा कि तुम्हें कुछ मेंटल इशू है, हम हो सकता है पॉजिटिव मतलब से भी कह रहे हैं। कई बार जो हमारा बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है मेंटल इशू की वजह से। मेंटल इशू बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक एनजाइटी। हम कह सकते हैं कि आपको एनजाइटी है ना, आपको बहुत ज़्यादा आपको एनजाइटी, आप परेशान रहते हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। हमने आपसे कहा कि आपको कुछ मेंटल इशू है। या फिर उसे उसे जो हमारा दोस्त है या कोई भी है उसे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, वो नींद के लिए परेशान है, उनसे कहा कि जी आपको आइसोमनिया है, आपको एक मेंटल इशू है। तो उसने कहा कि हाउ डेयर यू कॉल मी अ मैड। तो यहाँ पर बजाय बात को समझने के उन्होंने क्या किया, हमारी ही बात को मिस रिप्रेजेंट करके कि जैसे हम उनको पागल बोल रहे हैं, उनको बोला हाउ डू, उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे पागल बोलने की। हमने उन्हें पागल तो बोला ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एक नॉर्मल सी बात को रिप्रेजेंट करके उन्होंने कुछ और बना दिया, फिर उस बात को टारगेट किया। ठीक है, सपोज यू आर आर्ग्यूइंग विद मी ऑन सम पॉइंट एंड से हाउ वाई डू यू हेट मी सो मच। हम कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी बात को प्रूफ करने के लिए या फिर किसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो बजाय आर्ग्यूमेंट को समझने के आपने सीधा आर्ग्यूमेंट ख़त्म कर दिया कह के कि वाई डू यू हेट मी सो मच, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो कि मुझसे हर समय आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट को गलत साबित करने के बजाय, अपने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के बजाय आपने सीधा ही एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि आपने एक ऐसी मिस रिप्रेजेंट किया सिचुएशन को और सीधा बोल दिया कि हम आपसे हेट, है ना, जो अगला बंदा आपसे हेट करता है। तो ये सीधी सीधी पॉलिसी है स्ट्रॉमैन,
बजाय कि चीज़ को कह सकते हैं प्रूफ करने के बजाय आपने उसको मिस रिप्रेजेंट करके उस मिस रिप्रेजेंटेशन को टारगेट कर दिया। Here, instead of supporting my argument, I misinterpreted that if you are arguing with me, that means you hate me. ठीक है ना? If you are arguing with me, that means you hate me. I made a straw man and hid that. सेम वही है कि अपनी बात को प्रूफ करने के बजाय सीधा ये मान लिया कि अगर आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करते हो आप मुझसे हेट करते हो, और सीधा उस बात को टारगेट कर दिया। सिंपल है। नेक्स्ट आती है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पर्सन, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। The phrase ad hominem translates as against the person. An ad hominem argument is one in which the thrust is directed not at conclusion but at some person who defends the conclusion in dispute against some person. इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा अपोनेंट कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है तो बजाय उस आर्ग्यूमेंट को टारगेट करने के बजाय हम सीधा उस पर्सन को टारगेट कर देते हैं। This might be conducted in either of the two different ways for which we distinguish two major forms of the argument: ad hominem abusive and ad hominem circumstantial. ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो फॉलिसी है, ये दो तरीके से करी जाती है। एक तो अब्यूजिव हो सकती है और एक सर्कमस्टेंशियल हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब्यूजिव में हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, ये इसी का पार्ट है। दो तरह की होती है एड होमिनम, एक है अब्यूजिव, एक सर्कमस्टेंशियल। तो अब्यूजिव में क्या होता है, वन मेक ए आर्ग्यूमेंट एंड अदर सेज दैट यू हैव करप्शन चार्जेस, योर आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी वैलिड। ये मैंने ना कुछ दिनों पहले एक डिबेट में देखा था कि एक डिबेट चल रही थी, एक बंदे ने कुछ आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया, तो बजाय इनके आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के जो अपोनेंट था वो बोलते हैं जी आप पे तो करप्शन चार्जेस हैं, तो आपके तो आर्ग्यूमेंट गलत ही होंगे, आप कैसे इंसान हो। तो ये सीधा सीधा एक एब्यूजिव था कि बजाय आपने उनके जवाब देने का आपने सीधा उन्हीं को टारगेट कर दिया, आपने सीधा उन्हीं के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। द करेक्टर ऑफ एन एडवर्सरी इज लॉजिकली इररिलेवेंट टू द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ व्हाट दैट पर्सन असर्ट्स और टू द करेक्टनेस ऑफ द रीजन एम्प्लॉयड। द करेक्टर ऑफ एन एडवर्सरी, जो भी अपोनेंट है, जो भी हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ रहे हो, जो उस आर्ग्यूमेंट को क्रिएट कर रहा है, उसका करेक्टर उस आर्ग्यूमेंट के ट्रूथ और फॉल्सिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो आदमी बुरा हो सकता है बहुत बुरा हो, लेकिन इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि उसका आर्ग्यूमेंट ट्रूथ होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, वो तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। वन माइट से दैट बिकॉज यू आर अथीस्ट सो योर आर्ग्यूमेंट इन रिलीजियस थिंग्स इज नॉट वैलिड। इसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं डेली लाइफ में। कोई बंदा अगर किसी रिलीजियस थिंग को लेकर कोई आर्गुमेंट क्रिएट करता है, हम तो बोलते हैं कि तुम पहली नास्तिक हो, तुम तो पहली भगवान में नहीं मानते, तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है किसी रिलीजियस थिंग में बोलो, इसका तो कोई तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर वो बंदा भगवान में नहीं भी मानता है, अगर वो अथीस्ट भी है, ठीक है, नास्तिक भी है, तो रिलीजियस थिंग में बोलने का उसका ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा तो कुछ गलत ही बोलेगा। बजाय उसके आर्ग्यूमेंट को समझने के, बजाय उसके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के, हमने सीधा उस इंसान के करेक्टर को, उस इंसान की पर्सनैलिटी को ही टारगेट कर दिया कि तुम तो एक अथीस्ट हो, तुम्हारा यहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम जाओ। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ इज ओनली एन इडियट विल थिंक। अच्छा, ये वाला, इसमें क्या होता है कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने कई बार इसको कई कॉमेडी सीरियल्स में भी यूज़ होते हुए देखते हैं कि कई बार क्या होता है, अपना आर्ग्यूमेंट प्रूफ करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट अपना रखने से पहले ही बोल देते हैं कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस बात को गलत बोलेगा। देखा होगा आपने, हम दोस्तों के साथ भी ऐसे बोलते हैं कि कोई पागल ही होगा जो इस चीज़ को गलत बोलेगा, या कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको सही बोलेगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक ऐसी अब्यूजिव सिचुएशन क्रिएट कर दी कि अगर वो इंसान काउंटर करता भी है तो इसका मतलब वो अपने आप को इडियट बोल रहा है, बेवकूफ़ बोल रहा है, और कोई भी नहीं बोलेगा। हेयर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट बट टू डायरेक्टली अटैक टू द पर्सन। हमने यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट को वैलिड प्रूफ करने के बजाय सीधा ही बोल दिया अगर कोई इसे काउंटर करेगा तो वो बेवकूफ़ होगा। ठीक है, तो अब्यूजिव में बजाय अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के बजाय सीधा उस पर्सन को टारगेट किया जाता है। और नेक्स्ट टाइप है इसका सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल में क्या होता है, दिस इज द मिस्टेक मेड इन सर्कमस्टेंशियल फॉर्म ऑफ द एड होमिनम फैलेसी इज टू ट्रीट दोस पर्सनल सर्कमस्टेंसेस एज द प्रेमिस ऑफ एन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट जब कोई हमारा अपोनेंट या फिर हम खुद जब कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो बजाय उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के बजाय हमारे जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं उनको टारगेट किया जाता है।
It may be argued fallaciously that an opponent should accept or reject some conclusion merely because of that person, employment, nationality, political affiliation or other circumstances. कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा तो प्रोफेशन ही ये नहीं है। भैया तुम तो इंजीनियर हो, तुम्हारा क्या मतलब बनता है बायोलॉजी में कुछ बोलने का? या तुम तो कुछ किसी और चीज़ से हो, तुम इकोनॉमिक्स से हो, तुम क्यों बोल रहे हो यहाँ पे जूलॉजी में, है ना? तो इससे वो क्या काम करता है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। आपको उसका आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना चाहिए, बजाय कि आप उस सीधा पर्सनल उस जो इंसान है उसी को टारगेट कर दो। कई बार नेशनैलिटी बहुत बड़ा रीज़न बनता है। कई बार आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं, बोल देते हैं भाई तुम तो इंडियन ही नहीं हो, तुम तो बाहर देश से हो, तुम्हारा क्या मतलब बनता है बोलने का, तुम क्या बोलोगे? तो बजाय आर्ग्यूमेंट को समझने के, उसको काउंटर करने के, उसको वैलिड इनवैलिड प्रूफ करने के, सीधा उस इंसान की नेशनैलिटी को टारगेट कर दिया। पॉलिटिकल एफिलिएशन, तुम दूसरी पार्टी से हो, तुम तो इसको गलत बोलोगे ही, वगैरह चीज़ें हम डेली न्यूज़ में देखते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को सही गलत क्रिएट कर बोलने के बजाय, आर्ग्यूमेंट को वैलिड इनवैलिड प्रूफ करने के बजाय सीधा ही बोला जाता है तुम तो दूसरी पार्टी के हो, तुम तो जो बोलोगे गलत ही बोलोगे हमारे बारे में। अदर होता है पर्सनल, और भी सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान जो बहुत अमीर नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा सा गरीब हम कह सकते हैं, अगर वो किसी आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहा है क्रिएट जिसमें कि वो बिजनेस पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बजाय ये बोलने की जो तेरे को इतना ही अच्छा आता है तो खुद अच्छा बिजनेस नहीं कर लेता। हो सकता है कि वो उसने बिजनेस पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया हो, है ना, हो सकता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो गया हो, इसलिए उसकी सिचुएशन ऐसी है। तो बजाय उसके आर्ग्यूमेंट को समझने के, हमने सीधा उस पर्सन को ही टारगेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपील टू द फोर्स। अब ये तो बहुत ही ईजी है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। अब वही बात है, आप किसी इंसान के सर पे पिस्टल रख के बोलो चल बोल ये सही है गलत है, वो क्या बोलेगा? वो तो आपके हर आर्ग्यूमेंट को सही बोलेगा, है ना। इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द आर्ग्यूमेंट रिलाइज अपॉन और wield threat of force, also known as argumentum ad baculum. The force threatened need not be physical, it could be mental also. अब किस तरह का फोर्स? एक तो मैंने आपको बताया कि उसके सीधा सर पे पिस्टल रख दो और बोलो कि ये सही है, तो बोलेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम देखते हैं डाउरी केसेस में, ठीक है ना, डाउरी केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि अगर तूने जो ब्राइड होती है, जो उससे बोलते हैं कि अगर आप तुमने अपने घर से पैसे नहीं मंगाए तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे घर वाले बदनाम हो जाएंगे, तुम्हारी पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेंटल थ्रेटन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे फिजिकली तो बाद में शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पहले एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया, जिसके चलते फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये बातें नहीं होती तो फिर फिजिकल थ्रेटन भी क्रिएट किया जाता है और ये कई बार आगे चल के क्राइम बन जाता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम में सीधा सीधा उनको थ्रेट किया जाता है। हो सकता है कई बार आप देखते होंगे ना, किसी हो सकता है जर्नलिस्ट ने या किसी और बंदे ने कोई बात बोली, उनको फ़ोन करके धमकी दी जाती है, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पहले तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, कई बार उनको बाहर पकड़ के पीट देते हैं कि तुम ऐसा करना छोड़ दो। तो इसमें बजाय कि आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के, बजाय कि उनकी बात को गलत प्रूफ करने के, बजाय कि अपनी बात को सही प्रूफ करने के, सीधा सीधा उनसे उनको फोर्सफुली अपनी बात मनवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिसिंग द पॉइंट, इग्नोरेशियो एलिंचिए। इसमें क्या होता है, दिस इज अ पॉलिसी इन विच द प्रेमिसेस सपोर्ट अ डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम दैट वन इज प्रपोज्ड, ऑल्सो नोन एज इररिलेवेंट कंक्लूजन। जब हम कोई आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारे प्रेमिसेस हैं वो हमारे कंक्लूज़न को सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए पॉलिसी विद द प्रेमिसेस सपोर्ट डिफरेंट कंक्लूजन। हमने जो प्रेमिसेस बोली वो बजाय जो कंक्लूजन प्रूफ करना चाहिए था उसके बजाय किसी और उससे मिलते जुलते किसी और कंक्लूजन को प्रूफ कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जो कंक्लूजन है वो बहुत मुश्किल होता है प्रूफ करना, तो इसलिए उसको प्रूफ करने के बजाय उससे मिलता जुलता कंक्लूजन प्रूफ करके बोलते हैं देखो ये तो सही है ना। एग्जाम्पल, इफ समवन सेज आई वॉन्ट टू लर्न टैक्स सेविंग, किसी ने कहा कि मुझे टैक्स सेविंग सीखनी है, इसमें कुछ गलत नहीं है, और आप कहते हो कि नॉट पेइंग टैक्सेस इज इलीगल, सो यू वांट टू डू इलीगल थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, कंक्लूजन था कुछ और, कंक्लूजन था टैक्स सेविंग, जो कि गलत नहीं है, गवर्नमेंट खुद भी सिखाती है टैक्स सेविंग। ठीक है, एमएसएमई के साथ वो
कह सकते हैं वीडियोज़ होती हैं, गवर्नमेंट खुद भी सिखाती है टैक्स, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बजाय इस कंक्लूजन को सही या गलत प्रूफ करने के आपने क्या करा, आपकी जो प्रेमिसेस हैं वो किसी और ही कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं। आपने कहा कि टैक्स ना देना एक जुर्म है, एक इलीगल थिंग है, और आप इलीगल काम करना चाहते हो। ठीक है, उसने ये नहीं कहा था कि मैं इलीगल काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो प्रेमिसेस हैं वो किसी और ही कंक्लूजन को प्रूफ कर रही हैं, बजाय कि इस कंक्लूजन को गलत साबित करने के। If your parents ask you, have you done your homework, and you replies, it takes 2 hours to complete it, so don't disturb me. अब यहाँ पे देखिए, इस तरह की जो कह सकते हैं आर्गुमेंट है, और डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, आपने बोला कि इसे होमवर्क करने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसलिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा था कि होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है, उन्होंने आपसे ये पूछा था कि आपने क्या होमवर्क पूरा कर लिया, तो आपको बोलना चाहिए था हाँ कर लिया, या फिर नहीं अभी नहीं हुआ, यस और नो। बजाय इस बात को, इस कंक्लूज़न के लिए अपनी प्रेमिसेस क्रिएट करने के बजाय इस बात के लिए अपने आर्गुमेंट क्रिएट करने के बजाय आपने किसी और ही पहले बात को सोचा, कि जैसे उन्होंने पूछा हो कि भैया होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है, और आपने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, इस कंक्लूजन की वजह आपने अपना कंक्लूजन क्रिएट किया और उसके लिए प्रेमिसेस क्रिएट कर दी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, इस तरह की चीज़ें। सेकंड एग्जांपल जो हमारा, इससे मिलती जुलती चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हेयर यू डिड नॉट आंसर योर पेरेंट्स क्वेश्चन अबाउट कंप्लीटिंग योर होमवर्क, इंस्टीड यू आंसर्ड अ इमेजिन्ड क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी आवर्स इट टेक्स। बजाय बताने की कि आपने होमवर्क किया है नहीं, आपने एक इमेजिनरी क्वेश्चन क्रिएट करके उसका आंसर कर दिया। ठीक है, दिस इज़ मिसिंग द पॉइंट। आप पॉइंट ही मिस कर गए कि बात क्या थी, और आपने कुछ और ही बात कर दी। सो दैट्स इट फॉर गाइज टुडे। आज हमने सीखा पॉलिसीज़ ऑफ रिलेवेंस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रेमिसेस हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं, वो कह सकते हैं वो रिलेवेंट नहीं होती हैं हमारे कंक्लूजन से। ठीक है, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें। और आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।